कलर है, ब्लू है कि ब्राउन है कि ब्लैक है कि ग्रीन है, ये उस पर्टिकुलर होमोलोगस क्रोमोसोम का ट्रेट है। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स है, उसके ऑफस्प्रिंग है, राइट। बट अगर मैंने उन ऑफस्प्रिंग में से किसी एक को कोई पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवा दिया तो वो हो जाता है आपका बैक क्रॉस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? नाम में ही सब कुछ लिखा है। कोडोमिनेंस का मतलब ऐसा होगा, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स, दोनों ट्रेट्स जो है वो साथ में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा चैप्टर एक ऐसे महान पुरुष के बारे में है जो उस समय मटर पनीर खा सकते थे, लेकिन उनने वो छोड़ के लॉज बनाए। So let's talk about all the तिगड़मबाजी of none other than our Sir Mendel। तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इस पूरे टॉपिक में हम हर टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को इतना क्रिस्प और एक्यूरेट मैनर में सीखेंगे कि ये लेक्चर होने के बाद डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। बट एक कंडीशन है, हम बोलते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि ट्राई करना आपको ये पूरा वीडियो जो है ना वो एक ही बार में देख लो। आप ऐसे ब्रेक करके देखोगे ना तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। बट ये सेशन को शुरू करने से पहले मुझे आपके कुछ फ़ायदे के बारे में बात करना है। मैम फ़ायदे के बारे में क्या बात है? तो लेट्स टॉक अबाउट MVSAT। MVSAT है क्या? तो MVSAT इज़ मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। एंड MVSAT जो है ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 250 करोड़ से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप बच्चे को मिल सकती है। एंड इसके ऑफलाइन टेस्ट जो है उसके डेट्स है 4th, 5th, 11th एंड 12th अक्टूबर। ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ना ही सिर्फ आप अपना एजुकेशन फंड कर सकते हैं बट आप अमेजिंग गिफ्ट्स भी ले सकते हैं, आप ट्रिप्स पे भी जा सकते हैं। एंड येस, आपको अपना ओवरऑल रैंक भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारा क्या फ़ायदा है कि हमें बहुत पसंद है कि बच्चे बहुत आगे जाए। दैट इज़ द ओनली बेनिफिट ऑफ अस। तो हम यही चाहते हैं कि आप ये फ्री जो टेस्ट है इसको पूरी तरीके से उपयोग कीजिए और आगे बढ़ते जाइए हमारे साथ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम हमारा ब्यूटीफुल सा सेशन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज का पहले कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उसकी वोकैबुलरी जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे ये नया टॉपिक है, मतलब हम जेनेटिक्स में जस्ट घुस रहे हैं, तो इसके साथ ना कुछ नए टर्म्स, नए टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और डेफिनेशन सीखते हैं, ठीक है। और ये नोट्स जैसे ही अपना वीडियो आ जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूँगी, ठीक है। बहुत क्रिस्प मैनर में ये नोट्स है, साथ में आपके लिए प्रयास शीट भी आ जाएगा। मेक श्योर यू आर सॉल्विंग द प्रयास शीट, ठीक है। उसके बाहर क्वेश्चंस आना ही नहीं है। हाँ, शब्द इधर उधर इंग्लिश चेंज हो सकता है बट कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो आपका स्टेप ही ये रहना चाहिए कि मैंने एक दिन वन शॉट देखा, नेक्स्ट डे मैंने रिवीजन किया, थर्ड डे मैंने प्रयास शीट सॉल्व किया, फोर्थ डे आपके पास नया वीडियो आ रहा है। अरे कैसे नहीं होगा यार तुम्हारा 95+% आना? कैसे नहीं होगा? खाली तुम सुनते तो जाओ। भले तुम्हारा पहली बार बोर्ड है लेकिन हम पहली बार बोर्ड नहीं दिलवा रहे, तो हमें पता है कि आपको रिटेंशन पावर कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो अब ये सब बातचीत तो होती रहेगी, हम शुरू करते हैं अपना सेशन। तो पहली बात, जेनेटिक्स है क्या? हमने शुरू ही किया इस शब्द से, जेनेटिक्स। तो इट इज़ समथिंग अबाउट जीन्स, राइट। तो जेनेटिक्स इट इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है इनहेरिटेंस और वेरिएशन के ऊपर। अब इनहेरिटेंस का अगर मैं मोटा मोटी मतलब बोलूँ, इन दोनों के बीच में खड़ी हो जाओ, बोलूँ कि नहीं ये नहीं देखने का, तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो मुझे मेरे पेरेंट्स से एक्वायर हुआ है। ये इनहेरिटेंस वर्ड जो है ना आप अपने जायदाद में भी यूज़ करते हो। तो आपके पेरेंट्स, आपके पुरखों से आपको जो जीन्स आते हैं या जो जायदाद आती है उसको भी आप इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो जीन्स आता है उसको भी आप इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब 3rd 4th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने फैमिली ट्री बनाया था, है ना। तो फैमिली ट्री जो होता है वो बेसिकली आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ही तो दिखाता है कि नहीं। तो यही रही अपनी बात जेनेटिक्स के फर्स्ट टर्म की, विच इज़ इनहेरिटेंस। मतलब मुझे कुछ तो कैरेक्टर्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से,
ठीक है। अब वेरिएशन क्या हो गया, अगर मैं एकदम मोटा मोटी मतलब बताऊं वेरिएशन का, तो मैं मेरे पेरेंट्स से कुछ डिग्री में अलग हूँ, कुछ मेरे में डिफरेंस है, दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन जो है ये एक हमारे संसार का बहुत ब्यूटीफुल से नियम है, क्योंकि हम लोग जो है दो गैमेट है वो मिल रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं, मतलब फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है ना तब वेरिएशन लीड करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ी ना ये सब कांड होता है, बराबर है कि नहीं। तो चलो अब इसका डेफिनेशन बहुत एप्ट तरीके से पढ़ लेते हैं। तो ध्यान देना है क्या क्या लिखा है। तो इनहेरिटेंस इट इज अ प्रोसेस, ओए माइक ऐसा ऊपर नहीं आने का रे, नीचे नीचे, मुझे वो कॉलर माइक लेने का, फिर एकदम मस्त एस्थेटिक हो जाएगा अपने लिए, है ना। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं, पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में। मतलब आप कभी किसी के नामकरण में गए या किसी का न्यू बेबी हुआ रहता तो हम ऐसे बोलते ना, अरे इसका आईज जो है वो इसके डैड पे गया है, इसका नोज जो है ये इसकी मम्मी पे गया है। तो हम ना आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या चीज़ें इसने अपने पेरेंट्स से खुद के अंदर एक्वायर की है। वही होता है आपका इनहेरिटेंस भैया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज़ तुम देख के बता पाते हो नामकरण में कि ये चीज़ें तो इसके मम्मी पापा से कॉमन है, वही भैया इनहेरिटेंस है आपका। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन है क्या, तो प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और एक डिग्री आता है डिफरेंस का, वही होता है आपका वेरिएशन। ठीक है, अब वेरिएशन को भी अगर मैं थोड़ा सा सीबीएसई के कॉन्टेक्स्ट से बता दूं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेरिएशन वाली बात आ जाती है ना। मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कोई वेरिएशन है, ठीक है, तो वो आप लोगों का वर्टिकल हो गया। अगर दो सिबलिंग्स के बीच में वेरिएशन है, इवन दो देयर पेरेंट्स आर कॉमन, स्टिल सिबलिंग्स के बीच में कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो वो तो अपना हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। तो वही आपका वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन जो होता है ना, ये सबसे बेसिक सबसे प्राइमरी स्टेप होता है हेरिडिटी का। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस के बारे में अगर हम बात करें, हम ना ह्यूमन लोग जो है ना, हमारा जो ब्रीड है ना, हम लोग बहुत स्मार्ट ब्रीड है। हमको ना पता होता है कि कौन सी चीज़ें सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से पूरा का पूरा हमारा आगे का लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने टेलीग्राम पे कल के ही दिन एक कोट डाला था, एक कैटरपिलर बैठा था और एक बटरफ्लाई बैठा था। वहाँ पे कैटरपिलर बटरफ्लाई को बोलता है व्हाट डिड यू चेंज, तो बटरफ्लाई बोलता है माय डिसीजंस। तो वही आप अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करो, और वही हम ह्यूमंस ने भी किया। इसलिए हम सबसे टॉप मोस्ट अब ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो 8000 से 1000 BC के पहले भी हम लोगों को ये पता था कि वेरिएशन जो होता है ना, इट इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर दे चोज पेरेंट्स विथ सुपीरियर ब्रीड। अब उन लोगों को पता था, एक मिनट है ऊपर कर देती हूँ कि आप लोगों को दिखे। तो उस टाइम पे भी ना उन लोगों को पता था कि जो सुपीरियर कैरेक्टर के होते हैं ना, हमें वो पेरेंट्स को चूज करना है, सो दैट हमारा जो ऑफस्प्रिंग है वो, उनको डोमिनेंट ये सब नहीं पता था, लेकिन सुपीरियर कैरेक्टर्स के साथ है। तो इतना अंडरस्टैंडिंग हमें तब से था जबकि हमें कोई लॉजिक नहीं पता था, है ना। अब हमको पता है कि एक टॉल बंदा है और एक डॉर्फ लड़की है। ठीक है, डॉर्फ मतलब चलो छोटी हाइट की लड़की है। तो अगर छोटी हाइट की लड़की ने छोटे हाइट के लड़के से शादी किया तो ये तो सत्य हो जाएगा कि बच्चा भी छोटा ही होने वाला है। बट उसी जगह उसने डिसीजन अलग लिया और लंबा लड़का हो गया यहाँ पे मान लो, तो उस वजह से उनके जीन्स में कुछ ना कुछ ऐसे वेरिएशन आएगा। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि वो वेरिएशन डिटरमाइन किसके ऊपर होता है, और बस पूरा का पूरा उनका जो जनरेशन है वो चेंज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं सही बात है। तो हम लोगों ने एक एटलीस्ट ये समझ लिया कि हेरिडिटी एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब हम लोग ना कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में समझते हैं। कैरेक्टर और ट्रेट जो है ना बहुत क्लोजली रिलेटिव टर्म है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एकदम ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि जो सेम टाइप के क्रोमोसोम हो, होमो
है ना। अगर हेटेरोलोगस होता मतलब अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नाउ सिंस दीज क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस, दे विल कैरी द सेम कैरेक्टर्स ऑन द सेम लोकस, दे विल कैरी सेम कैरेक्टर्स ऑन द सेम लोकस। अब मैम लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है पोजीशन। मतलब अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे जीन है हेयर कलर का, वैसे यहाँ पे भी जीन है हेयर कलर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे जीन प्रेजेंट है आई कलर का, वैसे यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है आई कलर का। इवन दो बोथ दर कलर्स आर डिफरेंट, ये भले ब्लैक हो ये भले ब्राउन हो, बट पोजीशन वही है, इसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करूं तो जीन्स ऑन सेम लोकस और पोजीशन आर फॉर सेम कैरेक्टर्स। मतलब अगर यहाँ पे रेड कलर मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हेयर कलर है तो सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी हेयर कलर का ही कैरेक्टर होगा, भले उसका कलर अलग क्यों ना हो, जगह वही होगी, ठीक है। आज तुम जो 12th स्टैंडर्ड के क्लासरूम में बैठ रहे हो वो क्लासरूम थोड़ी ना चेंज होगा, बच्चे चेंज होते जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपका जो क्लासरूम है वो कैरेक्टर है और आप लोग उसके अंदर ट्रेड्स हैं, यानी कि आप भले अलग हो सकते हैं बट पोजीशन ऑफ 11th A विल रिमेन सेम। समझ आई मेरी बात? और अच्छे से समझाती हूँ, आगे चलते चलो। ये लाइंस भी मैं आपको क्यों याद करवा रही हूँ, क्योंकि ये लाइंस एग्जैक्टली आप अपने पेपर वगैरह में लिख सकते हो, इतना एप्ट लाइंस है ये, ठीक है ना। हेयर कलर एंड आई कलर बट देयर एक्सप्रेशंस कैन बी सेम, ब्लू आइज और डिफरेंट, मतलब सेम भी एक्सप्रेशन हो सकता है या डिफरेंट भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी जो आई कलर है ना, यहाँ पे भी जो हेयर कलर, चलो यहाँ पे भी जो हेयर कलर है वो ब्राउन है और यहाँ पे भी जो हेयर कलर है वो ब्राउन है, या तो कॉन्ट्रास्टिंग चीज हो सकता है, यहाँ पे ब्राउन है और वहाँ पे ब्लैक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस जगह पे प्रेजेंट क्या है, तो हेयर कलर प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नोट, आई कलर इज कैरेक्टर वेयरएज ब्लू और ब्लैक आईज आर ट्रेड्स। बराबर से बात हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो क्रोमोसोम्स है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो दोनों का जो पोजीशन है वो सेम है। मान लीजिए ये जो पहला लाइन है इसके ऊपर हेयर कलर डिटरमाइन होगा, इसके ऊपर हेयर कलर डिटरमाइन होगा, बट मेरे लेफ्ट हैंड वाले क्रोमोसोम में ब्लैक हेयर कलर का ट्रेट है, लेकिन मेरे राइट हैंड के क्रोमोसोम में ब्राउन कलर का हेयर है। तो क्या मैं ये कहूँगी दोनों का कैरेक्टर अलग है? नहीं, कैरेक्टर इनका सेम है, जो कि होता है हेयर कलर। अब उसके अंदर ट्रेट अलग होता है, ब्लैक है कि ब्राउन है, तो ये डिफरेंस होता है। मान लीजिए आई कलर जो हो गया वो आपका कैरेक्टर है, बट ब्लू आईज है, ग्रीन आईज है, ब्लैक आईज है, ब्राउन आईज है, ये बंदे के ट्रेट्स हो गए। तो जब हमारे पास एक कैरेक्टर आता है तो वो कैरेक्टर एक होगा बट उसके ट्रेट्स दो होते हैं, जब हमें दोनों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके आते हैं या फ्यूजन होता है। समझ आई मेरी बात? फिर से समझ लो, आई कलर जो शब्द है वो होता है कैरेक्टर, कि भाई ये कैरेक्टर है इस बंदे का आई कलर होना, बट कौन सा आई कलर है, ब्लू है कि ब्राउन है कि ब्लैक है कि ग्रीन है, ये उस पर्टिकुलर होमोलोगस क्रोमोसोम का ट्रेट है। समझ आई मेरी बात? हो गई कंठस्थ बात? आगे चलो, इजी इजी चीज़ है। तुम लोग को पता है ये नोट्स इतना परफेक्ट बनाना था मुझे, जो लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। लिटरली इट वॉज अराउंड 2:45 AM सुबह कि मैंने ये सारा पीपीटी वगैरह बना के ख़त्म किया। ये मतलब ऐसा प्रॉपर कंसाइज फॉर्म में लाना इज टफ, तो टाइम लगता है उसके लिए, बट ट्रस्ट मी द मोमेंट यू गॉट दिस नोट्स तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये पढ़ के जाना है, मार्क्स आएंगे ही। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है ना, ठीक है। तो चलो, अगर तुम लोगों को कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में समझ चुका है ना, तो इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को डालो कमेंट में और मुझे एक एग्जाम्पल देना है कैरेक्टर का और उसी कैरेक्टर के दो ट्रेट्स के एग्जाम्पल देना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो एग्जाम्पल अब आप यूज नहीं कर सकते। हेयर कलर ब्राउन
एंड ब्लैक, तो मैं ऐसे लिखूंगी कैरेक्टर हेयर कलर, ट्रेट ब्राउन स्लैश ब्लैक। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको लिखना है इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे। जो इतने ध्यान से इस टाइम स्टैम्प पे लिख पा रहे हैं ना, मैं उन लोगों को शाउट आउट देने वाली हूँ टेलीग्राम पे, क्योंकि मुझे पता है यही बच्चे पढ़ रहे हैं जो इतना सुन रहे ध्यान से। अब जीन और अलील के बारे में बात करते हैं। जीन क्या है? तो जीन जो होता है ना वो कोडिंग फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, यानी हमारे पास पूरा डीएनए प्रेजेंट है। अब उस डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को हम जीन कहते हैं और वही हमें आगे जाके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं। अब ये डेफिनेशन देख लो, तो अपन मैजिक पेन लेके आते हैं। और कोडिंग फ्रेगमेंट शब्द देखो कितना ब्यूटीफुल है। और कोडिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए यानी कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, मतलब इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज मेक आरएनए एंड प्रोटीन। मेरे जीन के पास क्या इंफॉर्मेशन है? 10th स्टैंडर्ड भैया याद आ रहा है? मेरे जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि मैं कैसे आरएनए बनाऊं कि मैं बाहर जाके फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी कर पाऊं। ये होता है आपका जीन। मतलब अगर ये पूरा का पूरा आपका डीएनए है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ना वो जीन है जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, जो आरएनए बना सकता है, जो प्रोटीन बना सकता है। अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ना कि कौन से स्टैंडर्ड में कौन से चैप्टर में पढ़ा था, तो समझ लो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग तो बहुत हाई लेवल का है। ठीक है, अब हम अलील के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ध्यान देना। तो ये जीन के ही मुंह बोले भाई हैं, भाई है लेकिन मुंह बोले भाई है भैया। अब मुंह बोले भाई का मतलब क्या होता है? अनबन, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अलील फॉर टॉलनेस एंड डॉर्फनेस आर बोथ रिलेटेड टू सेम कैरेक्टर। अलील का मतलब क्या होता है कि हाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो टॉलनेस हो गया या डॉर्फनेस हो गया, ये बिलोंग तो एक ही कैरेक्टर से करता है ना। तो टॉलनेस और डॉर्फनेस आपस में क्या हो गए? अलील्स हो गए। अब ये कैसे जीन के मुंह बोले भाई है? ये लोग एक दूसरे को, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आगे, और हमारे जीन भैया जी क्या करते हैं? एक्सप्रेस ही तो करते हैं भैया, तो इसलिए ये मुंह बोले भैया है। लेकिन ये आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके वजह से इनको मैंने बोला स्लाइटली डिफरेंट, मुंह बोले भैया। समझ आई मेरी बात? तो इतना ईजी था आपका अलील, सिर्फ कॉम्प्लिकेट कर रखा था आपने अपने दिमाग में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मटर के दानों से हमें पता चला था, मेंडल भैया के ग्रैंड मस्ती से हमको पता चला था, वो एक मीम बीच में फेमस हुआ था कि उस दिन वो मटर पनीर खा सकता था, लेकिन उसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो कि उसने पुनेट स्क्वायर बनाया। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इग्नोर दैट, मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अब मेरे को ट्रेट के बारे में मतलब पता है ना। ट्रेट, अगर मैं ट्रेट के बारे में बात करूँ यानी कि ब्लैक हेयर कि ब्राउन हेयर, ठीक है, तो इसमें अब और सब टाइप्स देखेंगे। तो डोमिनेंट ट्रेट या रेसेसिव ट्रेट, अब मेरे इशारे से आप समझ गए होंगे बिना पढ़े। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है भैया जी इसमें दम है। अगर ये रेसेसिव ट्रेट वाला डोमिनेंट ट्रेट के सामने खड़ा रहेगा ना, तो ये रेसेसिव ट्रेट वाले की हालत ही खराब हो जाएगी। वही होता है डोमिनेंट ट्रेट, मतलब वो जहाँ पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, वो खुद को दिखा के लाएंगे। सूरज जो है वो उतना ही बारिश के मौसम में भी दिखता है जितना वो समर के मौसम में दिखेगा। हाँ, इंटेंसिटी अलग होगा लेकिन हम सूरज को छुपा नहीं सकते। वैसे डोमिनेंट ट्रेट होता है, अगर मेरा आई कलर ब्लैक है ना और सामने वाली लड़के का आई कलर ग्रीन है ना, तो बेबी का आई कलर मैक्सिमम चांस होगा कि ब्लैक ही आए, क्योंकि मेरा आई कलर डोमिनेंट हो गया ना भैया। लेकिन मेरा आई कलर बाय द वे ब्लैक नहीं है। यू कैन गेस, लेट्स सी किसको आता है गेस करना है। ठीक है, और दूसरा होता है रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट मतलब सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही मतलब बता पाएगा, रेसेसिव कंडीशन में ही खुद को दिखा पाएगा कि हाँ मैं हूँ। वो होता है ना कि गधों के रेस में बकरी बनना, वो होता है रेसेसिव ट्रेट। ठीक है, अभी देखो क्या क्या सीन है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुद को बेचारा।
इनएक्सप्रेसिव टाइप के लोग होते हैं ये, ठीक है। अब डोमिनेंट ट्रेट के बारे में बात करते हैं। तो द ट्रेट दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, मैंने आपको क्या बताया था कि ये लोग खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो और इनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है भैया। यानी कि अगर मैं टॉल का बात करूँ ना तो इनको मैं कैपिटल टी कहूंगी, बट इसको मैं कैपिटल टी नहीं कहूंगी, इसको मैं स्मॉल टी कहूंगी, क्योंकि तू छोटा है, तू रेसेसिव है और तू जो है खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यही है आपका डोमिनेंट ट्रेट। क्या होता है डोमिनेंट ट्रेट? तो द ट्रेट दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, खुद को जो एक्सप्रेस कर सके वही है अपना डोमिनेंट ट्रेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स भैया, यानी कि कैपिटल टी फॉर टॉलनेस। तो इसी का अपोजिट हो गया भाई रेसेसिव। तो रेसेसिव क्या हो गया? विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। मतलब एक होशियार बंदा अगर आ गया तो अपने एफर्ट्स ही दिखने बंद हो जाएंगे, ये काम होता है बेचारे रेसेसिव का। मतलब उसको गधे के रेस में बकरी बनना इज वेरी इजी, बट एक गधे के साथ घोड़ा आ गया ना तब उसकी फट जाएगी, बोले नहीं होगा मुझसे। अब इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल लेटर से। अगर मैं डॉर्फ का बात करूँ ना तो इसको टी से स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यही है आपके डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस भी देख ही लेते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है भैया? होमोजाइगस का मतलब होता है दोनों अलील सेम है। अलील मुंह बोले भैया है जीन के, खुद को एक्सप्रेस करने वाला काम, यानी कि प्योर टॉल प्योर डॉर्फ वैसा। इसको देख लो। हेट्रोजाइगस मतलब कुछ तो कॉम्बिनेशन है, कुछ तो दो चीजें आ रही है। यानी कि अगर मैं टॉल बोल रही हूँ ना तो टॉल का कॉम्बिनेशन ना देखो ऐसा हो सकता है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे बेवकूफ, तुझे चूज किधर की मैं, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, मतलब ये है भी तो टॉल। अब डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट के हिसाब से कैपिटल टी का दिख के आएगा और ये स्मॉल टी जो है वो दिख के ही नहीं आएगा, है ना, बराबर सी बात है अपनी। तो ये होता है अपना हेट्रोजाइगस, यानी कि बोथ अलील्स आर डिफरेंट। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आगे से जब मैं टर्म्स यूज करूंगी तो वो मैं डायरेक्टली टर्म्स यूज करूंगी, इसलिए प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। तो होमोजाइगस मतलब क्या? दोनों अलील सेम, दोनों मुंह बोले भैया जो है वो सेम है। और अगर मैं हेट्रोजाइगस का बात करूं तो बोथ द अलील्स आर डिफरेंट, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब मैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का बात करती हूँ। मैं ना एकदम बेसिक बताती हूँ। फिनोटिपिक का मतलब होता है मुझे आंख से देख के क्या समझ आ रहा है, ये टॉल दिख रहा है मुझे, ये दो मुझे डॉर्फ दिख रहे हैं और एक जो है वो मुझे टॉल दिख रहा है, ऐसा होगा, मतलब दो टॉल और दो डॉर्फ दिख रहे हैं, ऐसा सीन लग रहा है मुझे। बट अंदर से ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस डॉर्फ है कि हेटेरोज या होमोजाइगस डॉर्फ है, इसका जीन्स हम नहीं पता कर सकते। तो जो चीज़ मैं फिजिकल अपीयरेंस अपने आँखों से देख के बता पाऊँ कि कितने टॉल है कि कितने डॉर्फ है, वो आपका फिनोटिपिक होगा। और अगर मेरे को जीन्स डिटरमाइन करना पड़ा तो वो आपका जीनोटिपिक हो गया। आ जाओ अब इसको अच्छे से समझते हैं। फिनोटिपिक मतलब क्या हो गया फिर? फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज विजिबल कैरेक्टर्स। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, दैट इज विजिबल कैरेक्टर्स। मुझे क्या चीज़ दिख के आ रहा है? अब टॉलनेस और डॉर्फनेस तो मेरे को दिख के आएगा। अच्छा चलो, मैंने ये मटर का दाना देख लिया, इतने मेरे को इसमें टॉल दिख रहे, इतने मेरे को इसमें डॉर्फ दिख रहे, बुटके दिख रहे इसमें मेरे को, तो इतने मैं काउंट कर लेती हूँ। बट अंदर से वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है वो तो मेरे को नहीं पता। तो फिजिकली हमको क्या दिख के आ रहा है, अपीयरेंस में क्या दिख के आ रहा है, वो अपना फिनोटाइप रेशियो हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, वी कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग वेदर अ प्लांट इज टॉल और डॉर्फ। देख के बता सकते हैं ना भाई कि टॉल है कि डॉर्फ, बट उसके जीन्स क्या है वो हमको नहीं पता। तो उसके लिए जीनोटिपिक भैया आए, उसने बोला तुमसे ना होगा जी, हम बताएंगे। तो जस्ट बाय लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड वी कैन नॉट से वेदर द प्लांट इज प्योर और हेटेरोजाइगस।
प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस होना, प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस होना, हेट्रोजाइगस मतलब मेल मिलावट, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाना। समझ आई मेरी बात? सो फॉर दिस वी नीड टू नो अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, फॉर दिस वी नीड टू नो अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। अगर मेरे को उसका जीनोटाइप पता करना है कि ये प्योर लाइन से है या फिर हेट्रोजाइगस है, तो मुझे इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी है कि कैपिटल टी है। समझ आई मेरी बात? देख के समझा। फिनोटिपिक, पी फॉर फिनोटिपिक, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, जी फॉर जीनोटाइप, जी फॉर जीन्स। मेरे को जीन्स पता होने चाहिए। समझ आई मेरी बात? कैसे नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ। चलो, अब इतना खूबसूरत मेंडल का फोटो तो शायद ही तुमने कहीं देखा होगा। देखो मेंडल जी का। तो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अब हम धीरे धीरे समझने का शुरू करते हैं। तो मेंडल जो थे ना, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता था। मतलब जिस टाइम पे किसी को कुछ पता ही नहीं था, उस टाइम पे उनको ये पता था कि डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट वगैरह क्या होता है। इवन दो दे डिड नॉट नो द टर्मिनोलॉजी, बट ही अंडरस्टूड कि कुछ तो डोमिनेंट है और वो आगे के जनरेशन में पास ऑन हो रहा है और एक्सप्रेस होके आ रहा है। उनको कैलकुलेशन आ रहा था उस टाइम पे। और ये एक बहुत नॉर्मल इंसान थे, ये एक प्रीस्ट थे। इनको चर्च के आजू बाजू एक ज़मीन मिला था, इन्हें मटर उगा दिया। इनने बोला मैं मटर पनीर नहीं खाऊंगा, मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। सो ही डिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। इनके लाइफ में ना 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 साल के लिए करे जा रहे। अब उस रिजल्ट के वजह से मेंडल जो थे ना, उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। उसी सब रिजल्ट के ऊपर उन्होंने बताया कि कैसे एक बंदा कोई कैरेक्टर, कोई ट्रेट को इनहेरिट करता है। सो मेंडल्स डेटा सैंपल वाज वेरी लार्ज। अब देखो, जितना बड़ा सैंपल तुम लोगे ना, उतना तुम्हारा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है कि हाँ इतना बड़ा सैंपल, मतलब तुमको पी प्लांट दिख के आता है, मटर के दाने दिख के आता है, मतलब ये रेलेवेंट है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। मैं एक छोटा बैक्टीरिया ले लूँगी तो मैं बोल सकती हूँ ना, नहीं वो तो प्रोकैरियोटिक उसका सेल टाइप है, मेरा यूकैरियोटिक है, मैं कैसे मानूँ? इसलिए जितना बड़ा सैंपल साइज उतना फाइंडिंग्स गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू नोट वन थिंग वेरी केयरफुली। रुको इसको ऊपर करती हूँ। हाँ, मेंडल वर्कड ऑन 7 कैरेक्टर्स। मैंने बोला ना 7 इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उन्होंने वर्क भी कितने कैरेक्टर्स पे किया था? 7 कैरेक्टर्स पे। तो 7 कैरेक्टर से तो ट्रेट कितने होंगे? 14 ट्रेट्स होंगे, डबल होते हैं। एक आई कलर के लिए ब्लू भी होगा तो ब्लैक भी होगा, वैसा। तो 2 अपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे टॉल और डॉर्फ एकदम अपोजिट हो जाना, राउंड एंड रिंकल्ड एकदम अपोजिट हो जाना। तो कैरेक्टर्स उन्होंने 7 लिए थे, बट उसके ट्रेट्स एकदम कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जर्व किया था। लेकिन अब ये ऑब्जर्वेशन भी कितना एविडेंट कब होगा? जब सैंपल साइज जो है ना वो रेलेवेंट होगा हमारे जो आगे का टेस्टिंग करना है, जिसके ऊपर ये अप्लाई करना है उससे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पर्पल और वाइट फ्लावर। तो पर्पल और वाइट में कितना डिफरेंस है, मतलब वाइट जो है उसके वो सारे कलर्स का मिक्सचर है, अंडरस्टूड, बट वाइट कलर दिख के आता अलग है, पर्पल उससे कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग है। टॉल होना, डॉर्फ होना कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। नाउ मेंडल जो है ना, उसने ये 7 कैरेक्टर्स पे वर्क किया विथ 14 ट्रेट्स, नेमली टॉल एंड डॉर्फ, therefore Mendel worked on 7 characters but 14 traits। मतलब कि भले 7 कैरेक्टर्स उनने देखे, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, बट उनके ट्रेट्स कितने थे? तो 14 ट्रेट्स थे। ठीक है, अब इन 14 ट्रेट्स के लिए मेंडल जो थे ना, उन्होंने 14 प्योर ब्रीडिंग प्योर लाइंस बनाए थे, मतलब होमोजाइगस प्योर लाइंस बनाए थे, सो दैट वो चीज़ों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ पाए, रेशियो निकाल पाए, फिनोटिपिक रेशियो निकाल पाए, जीनोटिपिक रेशियो निकाल पाए, और डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाए उनकी। ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखो एग्जैक्टली कौन से कैरेक्टर्स, कौन से ट्रेट्स थे। तो अब ये सीड देख लो, तो ये कैसा है? ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, मतलब सीड का शेप, सीड का फॉर्म इस कैरेक्टर, बट ट्रेट क्या हो गया? राउंड एंड रिंकल्ड। फिर कॉटिलिडोनस देख लो, या फिर हमारा सीड का कलर देख लो, तो सीड का कलर इस कैरेक्टर एक, बट ट्रेट्स 2, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। फिर फ्लावर में कलर, फ्लावर कलर इस कैरेक्टर एक, बट ट्रेट्स 2, यानी कि वाइट एंड पर्पल।
फिर मैं पॉड के बारे में बात करूँ, यानी कि मटर का वो जो पूरा रहता है ना पॉड, तो एक होता है फुल और एक होता है कंस्ट्रिक्टेड वाला, मतलब ऐसे सुकड़ा टाइप का रहता है। तो कैरेक्टर एक लेकिन ट्रेड्स दो हो गया। कलर का बात करूँ तो येलो कलर का हो गया आप लोगों का, और दूसरा हो गया ग्रीन कलर का। भले कैरेक्टर है इसका एक बट ट्रेड्स है दो। वैसे ही आप लोग प्लेस देख लो इसका, उसके बाद में साइज देख लो, टॉल और डॉर्फ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने 14 प्योर लाइन का ब्रीडिंग किया सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन सा कैसा कैरेक्टर, कौन सा कैसा ट्रेट आगे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अब ना यूजुअली तुम लोगों को ऐसा लगता होगा अरे यार मटर का दाना जो है येलो कलर का, मतलब वो तो यार रेसेसिव होगा, अच्छा नहीं है, मम्मी वो लेती नहीं रहती है। बट एक्चुअली दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, उस पर्टिकुलर प्लांट का वो डोमिनेंट ट्रेट है। उसके बाद में ना तुम लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन कलर का मटर का दाना, ग्रीन कलर एकदम मस्त, वो रेसेसिव ट्रेट है। बट येलो कलर का रहता है ना तो वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। वैसे ही पर्पल देख के अपने को लगता है कि यार सही है ना, मतलब पर्पल कलर होगा मतलब ये डोमिनेंट होगा, लेकिन नहीं, वो तो रेसेसिव है। तो यही सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेंडल ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। फिर धीरे धीरे आपको समझेगा कि वाई पी प्लांट ही, पी प्लांट के अलावा वो कोई और भी प्लांट ले सकते थे, बट उनको इतना प्यार मोहब्बत दिलचस्पी इसी से क्यों थी, वो भी देखने की बात है ना। तो वो हम चीज़ें आगे आगे देखते जाएंगे। देखो होता है क्या, अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो बड़ा एस्थेटिक सा डायग्राम है। यही सब करते करते रात को 2:45 बजे थे मुझे। तो अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूं, मच्छर भी आ गया यहाँ पे, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करूं तो इसका मतलब होता है दो जो प्लांट है वो एग्जैक्टली सिमिलर है एक दूसरे से, बट ओनली वन यानी कि मोनो कैरेक्टर इज कॉन्ट्रास्टिंगली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब कुछ सेम है, 6 के 6 कैरेक्टर सेम हैं, 12 के 12 ट्रेड्स, 13 के 13 ट्रेड सेम है, बट एक कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक चीजें कॉन्ट्रास्ट कर रही है, वही होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो यहाँ पे, हियर ऑल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल आर सेम बट only one character trait are kept different so that we can cross them। अब देखो यहाँ पे पेरेंट जीन देख लो, यानी कि पेरेंटल जीन मतलब P1 जनरेशन देख लो। तो कैपिटल T प्योर टॉल होमोजाइगस टॉल, स्मॉल t ये क्या हो गया। चलो मैं यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लिखती हूँ कि तुमको मजा आए, लेकिन मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना यार तुम्हारा। होमो जाइगस टॉल, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिस इज होमो जाइगस डॉर्फ, ठीक है। अब इन दोनों में मैं गैमेटोजेनेसिस करवाऊंगी, इसका मतलब इनके जो ट्रेट्स है वो अलग अलग होके दिखेंगे। अब देखो क्या होगा, गैमेट्स क्या क्या होंगे इसके, तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। अब इनमें फ्यूजन होगा, तो अगर मैं देखूं इनका फ्यूजन तो इससे बन के क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैं इसका ही सेल्फिंग करवाऊंगी, यानी कि मैं इनमें ही क्रॉसिंग करवाऊंगी। सेल्फिंग मतलब क्रॉसिंग करवाना, ठीक है। तो देखो कैपिटल टी, यहाँ पे देखो तुम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो ध्यान दो, मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फिंग करवाना है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। लो आ गया ना। इसमें 3 जो है, अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो बताऊं तो इट इज 3:1, बट अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो बताऊं तो 1:2:1। समझे तुम कैसे। तो फिनोटिपिक रेशियो में 3 मुझे दिख के क्या आ रहा है, टॉल है, और एक दिख के क्या आ रहा है कि डॉर्फ है। सॉर्टेड। अब जीनोटिपिक रेशियो में 1 इज होमोजाइगस टॉल, 2 आर हेटेरोजाइगस टॉल एंड 1 इज होमोजाइगस डॉर्फ। ऐसे ही निकालते हैं अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, मतलब जब मैं सेल्फिंग करवा दी तब वो F2 जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को ना ये बताने से पहले एक मस्त चीज़ बताती हूँ। जैसे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हो गया है ना, तो अगर मुझे ऐसे में ही डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालना है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मोनो हाइब्रिड
क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेरा फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1, है ना? और मेरा जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? 1:2:1। तो मैं बिना क्रॉसिंग किए आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस निकाल के दे दूं? ध्यान देना। तो दिस इज माय डाइहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल मैथ्स का चीज करने वाली हूं मैं, जिसे तुम लोग भी कर सकते हो अगर क्रॉसिंग करने में बहुत टाइम लग रहा है तो। देखो फिनोटिपिक रेशियो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या ये होता है? raised-1। तो क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हो सकता है? राइट? अब देखो आगे, तो 3:1 इंटू 3:1। अब 3 इंटू 3 9, फिर 3 इंटू 1 3, फिर 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 1 1। जाके चेक कर फेनोटिपिक रेशियो क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। इट इज 9:3:3:1। अब चलो जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है 1:2:1 raised-1, क्या मैं इसको raised-1 बोल सकती हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं यही चीज डाइहाइब्रिड क्रॉस में अप्लाई करूं, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? 1:2:1। तो इसको मैं raised-2 लिख सकती हूँ क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब देखो क्या होगा, 1:2:1 इंटू 1:2:1। ठीक है। अब देखो ये 1 को मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1, फिर यही 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2, यही 1 को मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1। अब मैं इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 2, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 4, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 2। अब मैं फिर से 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 1:2:1। तो ये आ गया आपका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1:4:2:1:2:1 बिना किए। इट वॉज सो ईजी। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर तुमको आ गई ना, तो तुम्हें कोई चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयो ओके, चलो अब ना तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे रहोगे कि जब से ये शुरू हुआ है ना, तब से मैं ऐसे बॉक्स बना रही हूँ, इसके अंदर फिर कुछ तो कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो ये है क्या? ऐसे कैसा बॉक्स डाल दिया मैम आपने सर्कल क्यों नहीं डाला? या फिर आप ऐसे रैंडमली क्यों नहीं कर रही ऐसे? फिर उसके बाद में t इंटू स्मॉल t ऐसे क्यों नहीं कर रही? ऐसा बादल क्यों नहीं बना रही? बराबर ऐसा आप स्क्वायर ही क्यों बना रही हो? तो उसके पीछे का रीज़न है कि एक बंदे थे जो ब्रिटिश जेनेटिक्स थे, उनका नाम था रेनिनाल्ड सी पुनेट। ठीक है, अच्छी गंदे हैंडराइटिंग में लिख दिया मैंने इधर, उनका नाम ही था पुनेट जी। उन्होंने क्या किया था, गैमेट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स आर पुट ऑन द साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड कॉम्बिनेशंस आर मेड एंड रिटन एट मिड। मतलब उन्होंने एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया था जहाँ पे पेरेंट्स को वो ऊपर लिखते थे और उनके कॉम्बिनेशन को बीच में लिखते थे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ना यहाँ लिख के दिखा लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, रैंडमली ले लो ना यार, कैपिटल ए स्मॉल ए। मान लो ये होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस हो गए, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर उसके बाद में कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो मैंने क्या किया, पेरेंट्स को साइड में लिखा स्क्वायर के, और इनका जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स था ना, उसको मैंने स्क्वायर के बीच में लिख दिया। यही था पुनेट स्क्वायर का या पुनेट जी का आइडिया कि हम इस तरीके से सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, आगे देखो। अब हम लोग ना बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करते हैं। अब बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स है उसके ऑफस्प्रिंग है, राइट। बट अगर मैंने उन ऑफस्प्रिंग में से किसी एक को कोई पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवा दिया तो वो हो जाता है आपका बैक क्रॉस। मतलब क्या हुआ, तो इफ यू आर क्रॉसिंग ऑफ प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स, अगर आप क्रॉसिंग करवा रहे हैं कोई भी एक पेरेंट के साथ,
कोई भी एक पेरेंट के साथ, तो उसको ही हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस, मतलब पीछे जाके क्रॉस करवा देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी। और अगर मैं टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करूं, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है ना, मुझे टेस्ट करना। अब जैसे मेरे को देख के नहीं समझ आ रहा ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक ऐसा क्रॉसिंग करवाऊंगी जिससे मुझे पता चल पाए, जिससे मैं डिटरमाइन कर पाऊँ कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। सो क्रॉस ऑफ प्रोजेनी विथ रेसेसिव पेरेंट्स ओनली, मैं रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग करवाऊंगी और उससे मुझे समझ जाएगा। नाउ लेट अस इमेजिन, एक केस स्टडी लेते हैं। लेट्स से अ प्लांट इज टॉल, मान लो एक प्लांट जो है वो टॉल है, बट तुमको कंफर्म करना है कि वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लांट को रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवा देंगे। मतलब क्या हुआ पता है, कैपिटल टी है, ठीक है, तो मैं इसको स्मॉल टी से क्रॉस करवा दूंगी और चेक करूंगी कि ये होमोजाइगस है कि या हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब नाम में लिख के रहा बैक क्रॉस, मतलब मैं पेरेंट्स के पास पीछे जा रही हूँ। मोस्टली देखो ऐसे लिखा रहता है ना कि ये पेरेंट्स है और इनके ये ऑफस्प्रिंग है, तो मैं ये ऑफस्प्रिंग का कोई तो एक पेरेंट से पीछे जाके क्रॉसिंग करवा रही हूँ, तो दैट इज बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस मतलब आई एम टेस्टिंग समथिंग, है ना, तो दैट इज टेस्ट क्रॉस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, जो कि है टॉल, बट कौन से टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगी, मैं रेसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉसिंग करवाऊंगी। दिख रहा है आप लोगों को, स्मॉल टी, ठीक है। तो अब इन लोगों का क्रॉसिंग करा मैंने, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये रेसेसिव पेरेंट्स से हमने क्रॉसिंग कराई। यहाँ पे क्या हुआ, सेम वैसा ही आया। तो यहाँ पे पेरेंट क्या था पता है, यहाँ पे सारे अगर टॉल आ गए ना, तो इससे समझ लेना कि आपका जो पेरेंट था ना वो टॉल था। अगर इसमें एक भी डॉर्फ आ गया, जैसे यहाँ पे एक डॉर्फ दिख रहा है आप लोगों को, तो मान लेना तुम कि यहाँ पे जो तुम्हारा पेरेंट है ना वो डॉर्फ था। दोनों में से कोई तो एक पेरेंट जो था वो डॉर्फ है, ठीक है। नाउ फिनोटाइप जो है वो टॉल इज टू डॉर्फ का 1:1 का रेशियो है, यानी कि देख लो 2 डॉर्फ है और 2 टॉल है ना, 1:1 का रेशियो। वहाँ पे यहाँ देख लो तो ऑल टॉल है, यानी कि इसका पेरेंट क्या था, टॉल था, ठीक है। अब आगे देखो, जीनोटिपिक रेशियो यानी कि कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी, मतलब टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब अगर तुम लोग टेक्निकल टर्म्स में नहीं भी जा रहे हो तो बेसिक एग्जांपल समझ लो। बैक क्रॉस का मतलब मैं एक प्रोजेनी का कोई तो पेरेंट के साथ जाके क्रॉसिंग करवा दूँ। टेस्ट क्रॉस का मतलब आई वांट टू डिटरमाइन कि मेरा जो ये पर्टिकुलर ट्रेट है ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, क्योंकि फिनोटिपिकली मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उस केस में ना मैं रेसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉसिंग करवा देती हूँ, और जैसे ही रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवा दूंगी उसमें सब मुझे टॉल दिख गए, तो मैं बोल दूंगी अरे सब टॉल है, इसका मतलब इसका जो पेरेंट था वो भी टॉल है, ठीक है, समझ गया। अब आगे देखो, तो अब हम लोग ना मेंडल के लॉ का इनहेरिटेंस देखने जाएंगे, जो उसका मेन एकदम बेसिक लॉज है वो देखेंगे। और ये टेबल जिसको आ गया ना, मैं जैसी 2 सिप पानी पी रही हूँ तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इवन दो यू आर गेटिंग द नोट्स, तो तुम लोगों को ना समझ जाएगा कि भाई सब कुछ यही डाल दिया मैंने, पूरा इनहेरिटेंस के लॉज यही डाल दिया। अब देखते जाओ बस। अब मेंडल ने ना जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, यानी कि 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ उसने जब क्रॉसिंग ओवर किया, तब उसने ये 2 लॉ निकाला, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ, मैंने दोनों जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा है, बट दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आई एम सो सॉरी, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हाँ ठीक है बराबर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। नींद में जब इंसान काम करता है तो छोटे मोटे ब्लंडर तो हो ही जाते हैं। अब नाम में देख लो, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंट होगा वो दिख के आएगा, जो रेसेसिव होगा वो छुप जाएगा, वो मास्क हो जाएगा, यही है, इसमें भी ध्यान देना। सो इट सजेस्ट दैट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब जब दोनों ट्रेड्स अलग अलग हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो,
ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि डोमिनेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ना मैं लिखती हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम बताओ इसका फिनोटिपिक, जीनोटिपिकली भले ऐसा दिख रहा हो कि हेट्रोजाइगस टॉल है, बट देखने में ये टॉल होगा कि डॉर्फ? टॉल होगा ना, क्योंकि कैपिटल टी आ गया, ये डोमिनेंट होता है, हमको पता है। यही तो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था इसमें, कुछ दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लो। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जब आगे जाके गैमेटोजेनेसिस होता है ना, तो ये जो गैमेट्स होते हैं ना वो सेग्रीगेट यानी कि अलग हो जाते हैं और उसके बाद में फ्यूजन करते हैं और अपना सारा का सारा इनहेरिटेंस और वेरिएशन का खेल खिलाफ चलाते हैं। वही है सेग्रीगेशन का लॉ। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स यानी कि द अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर सेग्रीगेट, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी अगर है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये अलग अलग हो जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी है बट ये दिख के क्या आएगा, ये टॉल ही दिख के आएगा, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, सो ये अगर मैं इसका नाम दूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस का दूसरा नाम, तो इसको हम लोग डोमिनेंसी वाला लॉ भी कहते हैं और यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इजी ये लॉस थे हमको, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। एक बार फिर से मैं तुम लोगों को कंक्लूड करवा देती हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो बनेगा क्या, ये बंदा टॉल दिख के आएगा, तो दिस इज डोमिनेंस। जो डोमिनेंट है वो दिख के आएगा, बाकी मास्क हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट्स यानी कि अलील्स। ठीक है, तो यही होता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स वाला लॉ। अब आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें ना हम लोग नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं ना, तब हम लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे अलग अलग टाइप की कंडीशंस को, मेडिकल कंडीशंस को भी। ठीक है, तो देख लो, फर्स्ट हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बात करूँ ना, तो इसमें ना कोई बंदा अपना डोमिनेंस दिखा ही नहीं पाएगा। मतलब अगर सपोज वाइट और पर्पल फ्लावर है तो ना वाइट ही दिख के आएगा ना पर्पल ही दिख के आएगा। अचानक एक ऐसा कंडीशन आया कि पिंक दिख के आ रहा है, मतलब बोथ द अलील्स आर नॉट कंप्लीटली शोइंग द डोमिनेंस। बीच का कुछ तो कैरेक्टर आ रहा है, बीच का कुछ तो कॉम्बिनेशन आ रहा है, यही आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब इसको देखते क्या है। सो एज द नेम सजेस्ट हियर नन ऑफ द टू अलील्स, हियर none of the two alleles will express in heterozygous condition and the characteristic of progeny will be intermediate. This is very important line. It will be intermediate between two extreme parental characteristic. तो जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया रेड और वाइट का, तो यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन P1 जनरेशन देख लो, तो रेड कलर का फ्लावर है और ये वाइट कलर का फ्लावर है, तो इनमें से क्या होना चाहिए था, रेड कलर का फ्लावर आना चाहिए था। तो दो एक्सट्रीमली कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो गया, हेट्रोजाइगस पेयर हो गया। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिख रहा है, सेपरेट हुए, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिख रहा है, सेपरेट हुए। तो यहाँ पे जब ये लोग मिलके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे कैपिटल आर यानी कि रेड दिख के आना चाहिए था, बट रेड ना दिखने के जगह पे यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स दिख जाते हैं। मतलब बोथ द कैरेक्टर्स, बोथ द ट्रेड्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली। बीच का बंदर बन के आता है, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कोई अपना कंप्लीट डोमिनेंस दिखा ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। आगे देखो, अब हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, नाम में ही सब कुछ लिखा है। कोडोमिनेंस का मतलब ऐसा होगा, ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स, दोनों ट्रेड्स जो है वो साथ में खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा हो तो नहीं रहा था, जो डोमिनेंट था वो दिख के आ रहा था, रेसेसिव मास्क को जा रहा था, तो इसने कुछ अलग बोल दिया कोडोमिनेंस ने। उसने बोला एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जहाँ पे दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो उसको ना हम ब्लड ग्रुप के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब मान लो ये आरबीसी है और उसके ऊपर ए एंटीजन रखा है, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आरबीसी है, उसके ऊपर बी एंटीजन है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप हो गया। ये आरबीसी है, इसके ऊपर ना ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि ए और बी साथ में है, तो ए डोमिनेंट है तो ए दिखेगा, बी रेसेसिव है बी छुप जाएगा, या वाइस वर्सा, नहीं, दोनों
ब्लड ग्रुप दोनों एंटीजन अपने आप को, दोनों ट्रेट अपने आप को डोमिनेंस दिखा के ला रहे हैं, मतलब दोनों डोमिनेंट है यहाँ पे। इसी फिनोमेनन को आप को डोमिनेंस कहते हो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ना रेड आ रहा है ना वाइट आ रहा है, बीच में पिंक आ जा रहा है, मतलब कुछ तो अलग हो गया ये। को डोमिनेंस मतलब ऐसा लड़ाई नहीं हो रहा है कि ए डोमिनेंट है, नहीं बी डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट होगा वो साइड में गया, दोनों साथ में दिख के आएंगे, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप होता है। और जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, इसको ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। आगे देखो, दिस इज मल्टीपल एलिलिज्म। अब ये जब हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कह दिया था कि अलील के ऊपर 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स होते हैं, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म ये क्या सीन है भाई। तो देखो, मोर देन 2 अलील्स गवर्न द कैरेक्टर दैट एग्जाम्पल इन एबीओ ब्लड ग्रुप। जैसे कि हमने एबीओ ब्लड ग्रुप में देखा कि 2 से ज़्यादा अलील वहाँ पे प्रेजेंट थे, है ना। तो अब देखो, जीन आई हैज़ 3 अलील्स, जैसे कि आई ए, आई बी और आई, मतलब ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है और ये ओ ब्लड ग्रुप है। तो जीन आई के पास ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। सो दीज 3 अलील्स आर फाउंड एट द पॉपुलेशन लेवल इन अ सिंगल इंडिविजुअल, ओनली एनी 2 अलील्स आर प्रेजेंट। तो अब तुम लोगों के बॉडी में पता है कैसे रहता है, मैं ना तुम लोगों को ये बताती हूँ, बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे क्या लिखा, अपने पॉपुलेशन लेवल पे ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, बट एक इंडिविजुअल के बॉडी में 2 ही टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कैपिटल आई कैपिटल आई, इसका ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, ए होगा। फिर इस पे लिख लो तुम लोग बी, तो ये बी ब्लड ग्रुपिंग, ये ओ ब्लड ग्रुपिंग, ये ए बी ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। उसके बाद में तो ये ए ब्लड ग्रुपिंग, समझ रहे हो। तो ऐसे टाइप में मल्टीपल एलिलिज्म होता है। मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल दो, फेयर एंड लवली का ऐड देखा है, उसके ऊपर देखो हाँ ग्लो एंड लवली बाबा, उसके ऊपर ना एक स्ट्राइप मिलता है आपको अलग अलग स्किन टोन का, और बोलते हैं कि आप ना अपने स्किन से लगा के देखो कि आपका स्किन टोन क्या है। तो स्किन टोन में देखो कितना डिफरेंस आता है। और एक्चुअली ना आपका ऐसा भी स्किन टोन हो सकता है कि वो पूरे स्ट्राइप में मैच ही ना करे, क्योंकि ये स्किन टोन का जो है जो भी पंगा है वो मेलानिन के डिपोजिशन के वजह से होता है। तो इट कैन डिफर, उसका शेड जो है वो डिफर कर सकता है। यही आपका मल्टीपल एलिलिज्म है, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन लेवल पे आपको बहुत मिलता है, बट एक इंडिविजुअल के बॉडी में आपको 2 ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुपिंग के एग्जाम्पल में बताया। तो ये सब मेंडेलियन जेनेटिक्स से एकदम अलग हो गए। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल देख लूँ स्किन कलर का, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। तो देखो, सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। वहाँ पे क्या था, मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब 2 ही जीन्स एक बंदे के अंदर दिख रहे। यहाँ पे तो और अलग हो गया, 3 से ज़्यादा जीन्स एक बंदे के कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑल्सो अफेक्ट दिस कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं जाके साउथ साइड रहने लगूँ तो फिर मेरा कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गर्मी है ना। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो भी इन कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर, हाइट का तो अलग रहने दो। अब हाइट में देख लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 फीट 1 इंच यही हाइट हो, उसके बीच में भी वेरिएबल हो सकता है जो बहुत ज़्यादा केसेस में प्रेजेंट हो। जैसे किसी किसी का कमर होता है 28.5, 29, बट वो तो जीन्स आते ही नहीं है, या तो 28 आता है तो 30 आता है, तो उसमें कैसे डिफरेंस है। चलो वो तो मास साइज है, उसको हम साइड में रखते हैं, बट वैसे ही तुम्हारे स्किन कलर, हाइट, ये सब में भी डिफरेंस आता है। नाउ लेट्स से ए बी एंड सी, इफ दिस इज कंट्रोलिंग स्किन कलर, सो ए बी बी सी सी, ये लाइट स्किन कलर हो गए। तो अब डार्क स्किन कलर के लिए क्या, ये इंटरमीडिएट, देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये क्या हो गए, ये इंटरमीडिएट हो गए, मतलब थोड़ा सावले में आ गए। अब सब इसके अंदर डोमिनेंट है अगर, मतलब कैपिटल ए कैपिटल, दोनों कैपिटल ए, दोनों कैपिटल बी, दोनों कैपिटल सी, तो ये जो हो गए ना, ये डार्केस्ट स्किन कलर वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो 3
यहाँ पे जीन्स जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन स्किन कलर आप एग्जांपल ले लो, हाइट एग्जांपल ले लो, ठीक है। द मोर डोमिनेंट अलील द मोर डार्कनेस ऑफ स्किन कलर, जितना ज़्यादा अलील डोमिनेंट होगा उतना ज़्यादा स्किन कलर जो है वो डार्क होगा। रोल ऑफ एवरी अलील इज एडिटिव, जितने अलील आते जाएंगे उतना अलील जो है वो प्लस होते जाएगा। इसलिए तो ऐसा कहते हैं जिसके अंदर मेलानिन का डिपोजिशन ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा डार्क कलर में आता है। बट दे आर मोर प्रिवेंटेड फ्रॉम, या फिर मोर बोलते हैं ना ऐसे अलग रहते हैं स्किन कैंसर वगैरह से। जो लोग बहुत फेयर टोन में होते हैं उनको स्किन कैंसर कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे उतना ज़्यादा डार्कर स्किन कलर होता है। तो 3 इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ आई बात? अब आगे देखो, अगर अब मैं पीलियोट्रॉपी का बात करूँ तो इसके अंदर ये सब ना नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बात चल रही है, मतलब जो मेंडल ने बोला था ये उससे अलग बात है। तो सिंगल जीन कंट्रोल्स मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस, सच अ जीन इज कॉल्ड एज पीलियोट्रोपिक जीन। मतलब एक ऐसा जीन जो कि एक कैरेक्टर नहीं, 2 कैरेक्टर नहीं, 3 कैरेक्टर नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर्स को देखे, उसको ही हम लोग कहते हैं पीलियोट्रोपिक जीन, ठीक है। स्किन कलर वाला जो था उसके अंदर भी वो 3 को ही गवर्न कर पा रहे थे, यहाँ तो मल्टीपल की बात चल रही है। मतलब ये जो उसने बोला सब अलग अलग हो गया। तो अब उसको भी अच्छा नहीं लगा तो उसने बोला चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। मतलब सब चीज़ें सेम है बट 2 जो कैरेक्टर्स है ना, 2 जो ट्रेट्स है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल ले लो, येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल, तो इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो गए। मतलब ये येलो है तो ये ग्रीन है, अलग हो गया। अगर सिर्फ यही लेते तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता। मैंने बोला नहीं नहीं, राउंड और रिंकल्ड भी ले लेते हैं, मतलब इसमें भी डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया और उससे इसमें मुझे उनको ब्लैक लेने दो, और उससे मुझे क्या मिलने वाला है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और रेड से करती हूँ, बहुत डेंजर कलर दिख रहा है भाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो गया, तो ये इवन दो है येलो बट ये है हेट्रोजाइगस येलो, प्योर लाइन नहीं है। ये इवन दो है राउंड बट प्योर लाइन नहीं है। तो अभी इनका क्रॉसिंग करेंगे। अब तुमको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सब यहाँ पे आ रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब मैंने अभी इसको येलो पढ़ा, मैंने स्मॉल वाई देखा भी क्या नहीं, क्योंकि जो डोमिनेंट है उसका दिख के आने वाला है आगे ट्रेट। उसके बाद में सेग्रीगेशन, मतलब देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर था, तो मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया ना। अब देखो मैंने क्या किया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। वही सेम चीज़ इधर डाल दिया। अब इन दोनों का क्रॉसिंग किया, तो देखो पहले इनको क्रॉस किया मैंने, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। फिर उसके बाद में इन दोनों का क्रॉसिंग किया, मतलब वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इन दोनों का किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब इन दोनों का किया, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। अब मैं इसको लूँगी तो ये देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब देखो, अब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब बेसिकली मैं इस तरीके के फॉर्म में इनका क्रॉसिंग कराऊंगी। दिख रहा है? इसको पहले चारों से कर दिया, फिर इसको मैंने फिर से चारों से कर दिया, ठीक है। मतलब एक को मैं पूरे चारों से क्रॉसिंग कराते जाऊंगी और इसके थ्रू मेरे को रेशियो मिलेगा। अब याद करो मैंने आप लोगों को फिनोटिपिक रेशियो क्या बताया था, 9:3:3:1 बताया था, लो आ गया। बिना मैंने ये सब कार्डम कीडी किए भी बता दिया था। तो यही हो गया आप लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अगर एमसीक्यू आ रहा है, अगर आप लोग सीईटी के पैटर्न से दे रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये पूरा कैपिटल आर स्मॉल आर कैलकुलेशन ये नहीं वो नहीं मत करते बैठना, जो मैंने ट्रिक बताया उसके थ्रू कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो तो अब पहले ये देखते हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ मेंडल के साथ कि उसका वर्क जो है ना वो अनरिकग्नाइज्ड रह गया। मेंडल जो आदमी है ना, मुझे उसके लिए ना दिल से बुरा लगता है। मतलब ही वॉज लिटरली द पायनियर ऑफ जेनेटिक्स। उसने उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स को इंटीग्रेट किया था बायोलॉजी में कि हम लोग बायोलॉजी को और अच्छे से समझ पाए। बट लोग ना उस टाइम पे रेडी नहीं थे या उनका माइंडसेट नहीं था ये समझने के लिए कि मैथ्स और साइंस साथ में आ सकता है।
नहीं समझ पाए। तो बाद में ना इनका जो डिस्कवरी था इसको रीडिस्कवर वगैरह किया गया, और जब ये मर गए ना तब इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। मतलब कितना दुखद घटना है। लोग इनको पागल बोलने लगे थे एक टाइम कि अरे पागल हो गया है शायद, इसलिए कुछ भी रिसर्च करता जा रहा है, ये सब उसके बारे में बोलने लगे थे। ठीक है, अब देखो, मेंडल्स यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी साइंटिस्ट। उनको समझ ही नहीं आ रही थी। जब हमको समझ नहीं आता कोई चीज़ तो हम उस इंसान को गलत बोल देते हैं, है ना, तो वो प्रॉब्लम होता है। वही मेंडल के साथ भी हुआ। तो मेंडल स्टेटेड दैट जीन्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स बट दिस डिड नॉट एक्सप्लेन द कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। उसने कहा कि फैक्टर्स जो होता है या जीन्स जो होता है ना वो स्टेबल होता है, बट अपने आजू बाजू में बहुत सारे वेरिएशन हो रहा है। तो उसने जब ये स्टेटमेंट दिया ना तो ये वेरिएशन वाला जो पार्ट है ना वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो ये एक और पॉइंट मिल गया वो जलने वाले साइंटिस्ट लोग को बोलने के लिए कि अरे मेंडल को कुछ नहीं आता। अब देखो, मेंडल आल्सो कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। उसके पास सब थियोरी में था कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, बट उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। न्यूटन जो है ना वो ऐसे ही इतना ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट नहीं है। सबने ग्रेविटेशन देखा होगा, बहुतों ने फाइंड भी किया होगा, बट उसने उसको कैलकुलेट करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी प्रूफ किया। उसने ये बताया कि इधर नहीं तो यहाँ पे भी ये वैल्यू है। इसलिए न्यूटन डिफरेंशिएट करता है अपने हर चीज़ में। ठीक है, नाउ इन अर्लियर टाइम्स कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी, सो मेंडल्स वर्क डिड नॉट रीच अ वाइडर ऑडियंस। कभी कभी अभी तुम लोग भी जो इन्फ्लुएंसर बनने का ट्राई कर रहे हो और सपोज रिमोट एरिया में हो तो इतना कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसके वजह से क्या होता है कभी कभी ना तुम्हारी जो बात है या तुम्हारा जो कंटेंट है वो रीच नहीं कर पाता। तो वही सोचो, अभी तो इतना नेट आ गया कि तुम वीडियो देख पा रहे हो, अनलिमिटेड डेटा एंड ऑल। उस टाइम पे तो कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो उनका जो वर्क था ना ये सब रीजंस की वजह से अनरिकग्नाइज रह गया। मेन तो यही था, जब कोई चीज़ अपने को समझ नहीं आती ना हम सामने वाले को गलत बोलते हैं कि ये तो गलत है। अगर सपोज हमारे सामने एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो ना हमको लगता है यार ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, अब मैं इसको नीचे कैसे लाऊं। हाँ तू तो मोटा है, हाँ तू तो पतला है। मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसे चीज़ से उसको एलिगेशन लगाओ कि तुम्हें खुद को सेटिस्फैक्शन मिले। वही इसने मेंडल के लिए किया। मेंडल को बोला अरे ऐसे थोड़ी मैथ्स और बायोलॉजी साथ आ जाता है, तो कुछ नहीं मिला तो इस तरीके से उसने बोल दिया। ठीक है, अब देखो रीडिस्कवरी कैसे किया गया मेंडल के लॉ का। रीडिस्कवरी देखना दिख रहा है ना ये पूरा, हाँ। तो इन 1900 डी व्राइस, फिर कॉरेंस एंड वॉश शेरमार्क रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये तीन महापुरुषों ने रीडिस्कवर किया था उनके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। फिर उस फाइंडिंग्स के ऊपर उन लोगों ने जो जो एलिगेशंस उठाए गए थे उसके प्रूफ जमा किए और फिर से ये लॉ को पब्लिश किया और उनको मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। उस टाइम पे ये तीनों चाहते ना तो अपना नाम डाल सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने उनको क्रेडिट दिया। इसके वजह से आज इनको भी इतना ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। जब हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो हमारे साथ ज़रूर गलत होता है, बट हम किसी के साथ सही करते हैं ना तो हमारा भी नाम बनता है, सामने वाले का भी नाम बनता है। जैसे वो साइंटिस्ट लोग जो मेंडल को नीचे खींच रहे थे उनका नाम कोई नहीं जानता, बट इन तीनों ने जो रीडिस्कवरी किया इनको भी अब सब जानते हैं और मेंडल को भी सब जानते हैं, और हम इतना आगे बढ़ पाए हैं, है ना। आगे देखो, तो अब इसके ऊपर ना क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ लेते हैं। तो इट सजेस्ट दैट क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो वेहिकल्स है जो कि जीन्स को कैरी करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे जब मैं कोई क्रोमोसोम्स बना रही हूँ उसी के ऊपर जीन होता है ना, तो वो एक तरीके से वेहिकल होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, खुद को वाया गैमेट्स कर रहा है। अब यही चीज़ ना सटन एंड बोवरी ने बोला था 1902 में। क्या कहा था उन्होंने? क्रोमोसोम को कहा था कि वो हेरिडिटी के वाहन है, they are vehicle of heredity and independent homologous chromosome pairs separate independently। मतलब जो homologous pairs है ना वो लोग independently एक दूसरे से separate होते हैं। Now for example pair of chromosome number 1 will segregate independent of pair of chromosome number 2। मतलब अगर chromosome number 1, मतलब यहाँ पे क्या context का बात चल रहा है पता है क्या? देखो अपने पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब उसके अंदर अगर मैं बोलूँ 23 पेयर्स यानी कि टोटल 46,
तो अगर मैं एक आई कलर का ही बात करूँ तो इसके ऊपर हमारे पास 2 क्रोमोसोम होगा, तो ये क्रोमोसोम अपना अलग तरीके से सेपरेट होगा और ये क्रोमोसोम अपना अलग तरीके से सेपरेट होगा। यही यहाँ पे क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस का मेन चीज़ है। नाउ one thing is very important to note here, that genes are present on chromosomes and they have similar behavior. Example, they occur in pairs, they segregate during gamete formation and they can be mutated etc. समझ आई बात? मेन इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, इवन दो क्रोमोसोम्स वहीं पे सेम कैरेक्टर के लिए एग्जिस्ट क्यों ना कर रहे हो, वो अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने तरीके में सेग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, किसने दिया था? तो सटन एंड बोवेरी ने। अब मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मॉर्गन जो था ना, उसको फ्लाईमैन कहा जाता था जेनेटिक्स का। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने ना ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ठीक है, फ्रूट फ्लाई तुम लोगों ने देखा होगा, मम्मी अगर कुछ फल फ्रूट ला के रखती है घर में तो उसके ऊपर एक एकदम ग्रेइश कलर का एक छोटा सा कीड़ा जो है वो उड़ता है, वो और कुछ नहीं फ्रूट फ्लाई है आपका, यानी कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है। तो उन्होंने क्या किया था, पहली बात तो उन्होंने ड्रोसोफिला लिया ही क्यों? जैसे ये कर रहे थे ना मेंडल जी पी प्लांट के ऊपर, वैसे ही इनका दिमाग चल रहा था कि मैं कुछ वैसा काम करूँगा। बट उनने ड्रोसोफिला ही क्यों लिया? क्योंकि ड्रोसोफिला जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड करता है। अब एक बात बताओ, अगर उसको ब्रीडिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे ह्यूमन को इतना ज़्यादा टाइम लगता है, 9 महीना लगता है, अगर वो इतना ज़्यादा ब्रीडिंग का पीरियड लेगा तो जब तक वो बड़ा होगा उसमें चेंजेस आएंगे तब तक तो ये बुढ़ा हो जाता मॉर्गन, है ना। इसलिए ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज़ किया जाता है जो जल्दी ब्रीडिंग करे, जो जल्दी चेंजेस दिखाए। सो इट ब्रीड्स वेरी क्विकली। ये क्या करता है, इसका ब्रीडिंग जो है ना बहुत क्विकली होता है। और कितना लाइफ स्पैन होता है पता है? 12 से 14 दिन के लिए ज़िंदा रहता है। मतलब मुझे इतने में ही इनका एडल्ट स्टेज समझ जाएगा, इनका डेथ का स्टेज समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। नाउ दे ब्रीड थ्रू द ईयर एंड प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया इसका कि इसका सैम्पल साइज भी बड़ा हो गया, मतलब रेलेवेंस जो है वो बढ़ गया। पूरे साल भर मेटिंग करते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं ब्रीडर्स जो कि टाइम वाइज ब्रीडिंग करते हैं, जैसे बैट को देख लो, वो हर टाइम ब्रीडिंग नहीं करता है, बट ये लोग जो है वो हर टाइम ब्रीडिंग करते हैं। मतलब मॉर्गन को, क्या मच्छर आ गया यार यहाँ पे, मतलब कि मॉर्गन को वेट नहीं करना पड़ेगा कि अरे अभी ब्रीडिंग सीजन नहीं है, तो वैसा इसका सीन नहीं था। ठीक है ना। फ्रूट फ्लाइज जो होते हैं ना वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई जो है एग्जैक्टली पता चलता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इसकी वजह से उनके कैरेक्टर्स डिटरमाइन करना बिकम्स ईजी। ठीक है, इट हैज़ मेनी हेरिडेटरी वेरिएशंस दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप लाइक डिफरेंट आई कलर एंड साइज ऑफ विंग्स। अब ये जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे भी हमको दिख के आ जाएगा आई कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंग, यानी कि मैं इनके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स देख पाऊंगी। जल्दी लाइफ स्पैन छोटा है, फिर ब्रीडिंग भी हर सीजन में करते हैं, सैम्पल साइज भी बड़ा, मतलब मेरा रेलेवेंस जो है ना वो बढ़ता जाएगा। मतलब लोग मेरे पे डाउट भी नहीं करेंगे, मेरा रेलेवेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बताती हूँ। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है ना एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? तो मान लो ये छोटा भीम है, मान लो ये चुटकी है, चुटकी चुटकी। जब भीम और चुटकी के बीच में रिश्ता नाता लिंकेज बहुत मस्त होता है ना, तो वो इंदुमती के साथ रिकम्बाइन नहीं करेगा, उसके साथ वो अफेयर नहीं करेगा। समझ आई बात? जब छोटा भीम और चुटकी के बीच में बिल्कुल झगड़ा नहीं हो रहा, उनका लिंक अच्छा है ना, तो वो इंदुमती के साथ रिकम्बाइन नहीं करेगा। जैसे ही इन दोनों का लिंक कम हुआ, इसका इसके साथ रिकम्बाइन करने का चांस बढ़ जाता है। तो बात बराबर हुई ना, जैसे ही लिंक मेरा कम वैसे ही मेरा रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। समझा? तो इसी के थ्रू हमको समझ गया कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। इसके ऊपर जो एल्फ्रेड स्टुअरवेंट थे उन्होंने जेनेटिक मैपिंग बताया था, मतलब कि एक दोनों के, अब फॉर एग्जांपल मार्किंग्स हैं, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकम्बाइन करेगा, डिस्टेंस कम है तो रिकम्बाइन नहीं करेगा। तो जब भी तुम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन देखो, कुछ याद मत रखना, भीम और चुटकी याद रखना। अगर भीम और चुटकी के बीच का रिश्ता अच्छा है तो वो इंदुमती के साथ रिकम्बाइन नहीं करेगा। जैसे ही उनका लिंक जो है वो वीक हुआ,
वो रिकम्बाइन करेगा इंदुमती के साथ. दैट इज वाई वी से कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन. लिंक कम हुआ तो रिकम्बाइन करेगा. अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? तो जो हेट्रोगैमेटिक पेरेंट है ना, यानी कि जिसका गैमेट अलग है, फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया अपने इसमें मेल और ये हो गया अपने इसमें फीमेल. ठीक है, अब मेल के पास क्या होता है? एक्स वाई. फीमेल के पास क्या गैमेट्स होता है? एक्स एक्स. तो ये हेट्रोगैमेटिक है, हेट्रोगैमेटिक है ये यहाँ पे, क्योंकि दोनों गैमेट्स अलग अलग है. इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है बेचारी के पास, कहाँ से कोई नया गैमेट देगी, बट इसके पास तो ऑप्शन है. अगर ये एक्स दिया तो लड़की होगी, वाई दिया तो लड़का हो जाएगा. तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ याद मत रखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे बुक में पैराग्राफ दिया है. सिर्फ इतना याद रखो, जो हेट्रोगैमेटिक पेरेंट होगा बस उस पर डिटरमाइन करेगा. ठीक है, मेल पेरेंट पे यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है. फिर म्यूटेशन के बारे में बात करो. अब म्यूटेशन, जैसे ये एग्जांपल ले लो, ATGCAT, फिर ACAATT. ठीक है, सब कुछ सेम है, बट A और C में डिफरेंस है. मतलब सब चीज़ सेम है, बट एक पॉइंट पे कुछ अलग हो जा रहा है, तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो DNA और RNA के बीच में कोई तो सीक्वेंस चेंज हो जाना, और यही छोटे छोटे सीक्वेंस जब चेंज होते हैं ना, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है. कुछ तो पैर में लग रहा है, मेरा खीला लग गया मेरे को लगता है. तो ना इन दोनों में ब्लंडर हो जाता है. तो अब जैसे देखो, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन A और C जो है वो डिफर कर रहे हैं, इसीलिए इनको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है. एक पॉइंट पे डिफरेंस क्रिएट हो जाना. अब जैसे ये वाला देखो, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, राम हैज़ रेड कैप. इसमें से ना मैं एक नाइट्रोजनस बेस को हटा दूंगी S, तो ये आगे शिफ्ट होगा, राम हर EDC AP. अब मैं R हटा दूंगी तो राम HA, फिर E इधर आ गया, फिर DCAP. अब मैं E हटा दूंगी तो राम हैड कैप. अब तुम ऑब्जर्व करो, एक सिर्फ नहीं आ पाया सीक्वेंस, बाकी दोनों तो आ गए. इसमें हुआ क्या? फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो गया, मतलब ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, और ये दोनों साथ आ गए. तो जब तुम नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करते हो DNA या RNA में से, तो फ्रेम शिफ्टिंग होती है. अगर एक पॉइंट में चेंज है तुम्हारे DNA या RNA में, उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं. ठीक है, अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं. पहले मुझे इसको ऊपर करने दो. ठीक है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है. जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया. कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है. मतलब कि ये स्मॉल एक्स जिसके जो रेसेसिव होगा यहाँ पे, उसके पास ये डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होता है. ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? रेड कोन का होता है और ब्लू कोन का होता है. या तो बंदे को रेड कलर जो है ना वो दिखेगा ही नहीं, या तो ब्लू कलर में डिफेक्ट आएगा. यही होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस. तो इट इज़ अ म्यूटेशन ऑफ जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम. तो ग्रीन और रेड के बीच में डिफरेंस आ जा रहा है बेचारों को, तो इसलिए इसको कोन्स में कहा जाता है. ठीक है, तो अब देखो, रेड कलर ब्लाइंडनेस है तो प्रोटैनोपिया कहते हैं, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो ड्यूट्रैनोपिया कहते हैं. ये इतना टेंशन का, ये इतना याद नहीं रखना है. अपने को याद क्या रखना है? कलर ब्लाइंडनेस मतलब कौन सा लिंक्ड क्रोमोसोम है, कौन सा लिंक्ड डिसीज है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है ये. इतना भी याद रखा ना तो काफ़ी है. ठीक है, और मोस्टली ना मेल्स में होता है ये, क्योंकि फीमेल्स, अब तुम ऑब्जर्व करो, फीमेल्स को ना ज़्यादा कलर समझ में आते हैं, मेल्स को नहीं समझ आता. तो अब जैसे तुम लोग चश्मे का नंबर भी दिखाने जा रहे हो ना, तो वो लोग ना तुमको कलर में भी लेटर्स देते हैं टू चेक कि तुम कलर ब्लाइंड तो नहीं हो. इमेजिन करो तुम लोग को रेड का कलर ब्लाइंडनेस है, तो जब तुम ट्रैफिक सिग्नल के पास रहोगे तुम्हारे लिए कितना टफ होगा. तुमको रेड भी ग्रीन दिखेगा भाई, तुम चला दोगे, तुम्हारा चलान जो है वो कट जाएगा. ये दिक्कत होगा. अब हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है ना, इसको ब्लीडर्स डिसीज कहते हैं. ब्लीडर्स डिसीज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर तुम्हें थोड़ा सा कट लग गया ना, तुम्हारा खून ही नहीं बंद होगा और तुम खून बह बह के मर जाओगे. ये भी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है. एक प्रोटीन में छोटा सा डिफरेंस आने की वजह से ये क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ जाता है. अच्छा, तुम लोग को लग रहा होगा इतना सारा क्या लिखा हुआ है, तो ये सब एक्स्ट्रा ज्ञान है. तुमको इसमें याद क्या रखना है अपने स्टेट बोर्ड के हिसाब से, कि कौन सा लिंक्ड डिसीज़ है और कौन प्रोटीन के वजह से हो रहा है, या फिर कोई जीन के वजह से या क्रोमोसोम के वजह से हो रहा है. ये मेन आपको याद रखना है. अपने लेवल पर यही क्वेश्चन आते हैं.
फिर देख लो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होता है। एक होता है सेक्स लिंक डिसीजेस और एक होता है ऑटोसोमल डिसीजेस। तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील, यानी कि हीमोग्लोबिन कंट्रोल करने वाला है ना। अब दूसरा हो गया फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ये इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। इसके अंदर ना तुम मतलब मेंटल रिटार्डेशन वाला कंडीशन भी आ जाता है। अगर ये ज़्यादा कंडीशन बढ़ता गया तो बंदा एकदम से मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है एंड फेटल कंडीशन है ये, ठीक है। अब थैलेसेमिया देख लो, तो ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है। ये क्यों होता है? क्योंकि म्यूटेशन हो रहा है या तो डिलीशन हो रहा है उस पर्टिकुलर अल्फा या बीटा क्रोमोसोम का, इसके वजह से थैलेसीमिया हो रहा है। अपने पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और ब्लीडर्स डिसीज़, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। थैलेसीमिया ये सब थोड़ा कम पूछते वो लोग। अब ना ये हो गया आपका क्रोमोसोमल डिसीज़, मतलब मेरे क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंस है तब मेरे को क्या करना है, तो डाउन सिंड्रोम हो गया। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मेरे जीन्स में म्यूटेशन है, मतलब ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम्स हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा और पैराइटल कॉपी हो गया मेरा क्रोमोसोम नंबर 21 का, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया वहाँ पे। क्रोमोसोम नंबर 21 में 2 ही प्रेजेंट रहना चाहिए था, एक और एक्स्ट्रा आ गया, उसके वजह से क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के, तो ईयर बहुत एबनॉर्मल होता है, हेड छोटा होता है बर्थ से ही, वाइट स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं कलर्ड पार्ट पे आई के, फिर नोज जो होता है वो चपटा होता है, हाथ जो है वो शॉर्ट और एकदम ब्रॉड होता है, फिर हार्ट डिसीज़ होता है उन लोगों को। उसके बाद में ये जो क्रीज है ना, क्रीज वो ऐसा डायरेक्ट स्ट्रेट होता है, अपना देखो ऐसे लकीरें है ना इन लोगों का, ऐसा डायरेक्ट स्ट्रेट होता है। फिर फिफ्थ फिंगर थोड़ा सा छोटा रहेगा। फिर उसके बाद में इंटेस्टिनल ब्लॉकेज रहता है इन लोगों को। फिर वाइडली सेपरेटेड फर्स्ट एंड सेकेंड टो, मतलब फर्स्ट टो और सेकेंड टो में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। फिर उसके बाद में टोज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके वजह से ना ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जो होते हैं ना वो लोग प्रॉपरली चल नहीं पाते थे। आप लोगों ने मूवी देखी होगी सितारे ज़मीं पर, तो सितारे ज़मीं पर उन लोगों का ग्रेड था, जैसे कि वो जो लड़की आई थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लाइटली हिट थी डाउन सिंड्रोम से, है ना। तो ये सब स्पेक्ट्रम में होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि AC है 28 पे रख दो गर्मी लगेगा, तुम 18 पे रख दो तुमको ठंडी लगने लगेगा, तो तुम कैसे इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, वैसे इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम में अगर तुम बहुत ऊपर चले गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा वाला डाउन सिंड्रोम है, तब तुम्हें ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे बच्चे में। अब पहले के टाइम पे एमनियोसिंथेसिस करके बता दिया जाता था, क्योंकि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के लिए लाइफ जीना इज़ वेरी टफ, तो इसके वजह से ना एमनियोसिंथेसिस के थ्रू बता देते थे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, बट उसको ना लोगों ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या बोला, ओहो एमनियोसिंथेसिस के थ्रू तो मैं सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकता हूँ, तो फीमेल फीटिसाइड होने लगा था, तो एमनियोसिंथेसिस पे बैन हो गया। ठीक है, आगे देखो, अब मैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करूँगी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, अब हमारा ये जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे XY था, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, इसका मतलब ये दोनों साथ में क्या बन रहे हैं, फीमेल बन रहे हैं, तो कैरेक्टर मेरा अलग दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके पास लेस बॉडी हेयर होगा, इसको गायनेकोमास्टिया होता है, मतलब ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट रहेगा, फिर इसका हिप जो है वो फीमेल की जैसे ज़्यादा ब्रॉडर रहेगा, लेग्स जो होते हैं वो बहुत एकदम लंबे लंबे रहेंगे, और टेस्टिकुलर आर्थ्रोपी रहता है इसको, मतलब तुम लोग को थोड़ा फीमेल जैसे ये बंदे दिखेंगे जिनको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम रहता है, क्योंकि एक X क्रोमोसोम आ गया, वो दोनों X क्रोमोसोम मिलके फीमेल के कैरेक्टर्स दिखाने लग जाते हैं, है ना। इसके ही साथ है अपोजिट में तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, गायब है वहाँ पे, सीधा वो क्रोमोसोम ही गायब है वहाँ पे। मतलब फॉर एग्जांपल इसने 20 मतलब इसके पास भी 46 क्रोमोसोम थे, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम, बट इससे 22 ही गया और इससे 23 बराबर जो नॉर्मल गया, इसके पास क्या आ गया, इसके पास 45, यानी कि एक कम हो गया, तो इसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, तो आई होप विद दिस आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया, और आपको ये भी समझ गया कि उस दिन मेंडल भाई साहब ने मटर पनीर ना खा के इतनी मेहनत क्यों की।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना चैनल को। और जो सेक्शन में डाउट हो वो टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट करके मुझे डाउट बता देना। पहले आप वन शॉट पढ़ेंगे, सेकेंड डे रिवीजन करेंगे, थर्ड डे प्रयास शीट सॉल्व करेंगे, फोर्थ डे नया वीडियो आ जाएगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही करके आपका पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, दिमाग माथा एकदम शांत रखना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है, एंड ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, मेक अ राइट डिसीजन। अभी मुझे पता है बिग बिलियन डेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आईफोन ले लें, थोड़ा सब्र करो, एक बार बोर्ड क्लियर कर लो, एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, फिर लेना आईफोन यार। अगले साल भी आएगा बिग बिलियन डे, मत जाओ गरबा खेलने, मत करो दिवाली सेलिब्रेट, एक ही साल की बात है ना, उसके बाद हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। देखो मेंडल को लोगों ने इतने एलिगेशंस लगाए, लेकिन वो आदमी सही था, उसका नॉलेज सही था, इसके वजह से आज हम उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। आई होप हमको ये पूरा चैप्टर समझ गया होगा, एंड मेक श्योर दिस इज कंपल्सरी फ्रॉम माई साइड। इतना तो मेरा हक बनता है तुम लोगों के ऊपर। यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं और ऐसे अलग अलग चैप्टर के वीडियोस के साथ। सो लेट्स कैच अप लेटर, बाय बाय।